सेठ धनराज और उसकी पत्नी की सबसे बड़ी बेटी जानवी 4 साल की, दूसरी बेटी सोनिया 3 साल की और तीसरी बेटी मानसी 2 साल की थी। इस बार सेठानी फिर से पेट से थी और इस बार उसने एक साथ 2 जुड़वा बेटियों नेहा और स्नेहा को जन्म दिया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सेठ ने अपने कुल पंडित को 5 बेटियों की कुंडली दिखाने के लिए घर बुलाया। राम 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 राम, ये कैसा संयोग है इन 5 के नसीब में। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? अब कुछ ठीक नहीं है सेठानी जी। आपकी 5 बेटियों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि अगर आपकी इन 5 बेटियों की शादी एक ही लड़के से नहीं हुई तो इन 5 की जान चली जाएगी। इसलिए इन 5 बहनों का एक ही पति होगा। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी हैरान रह गए। ऐसे ही कुछ समय बीता। धीरे धीरे वो 5 बहनें बड़ी होने लगी। उन 5 को देखकर तो यही लगता मानो 5 जिस्म एक जान। मनीष को सेठ की बेटी जानवी से प्यार हो गया था, तो वहीं जानवी भी मनीष को चाहने लगी थी। अच्छा, तो वो तुम हो? तो तुम जानवी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो? वैसे मेरे घर की बेटियों से शादी करने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अगर तुम वो शर्त मानने के लिए तैयार हो तो ही मैं तुम्हारी शादी जानवी से करवा पाऊंगा। जी, कौन सी शर्त? वैसे जानवी को अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, यूं से एक साथ शादी करनी होगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मुझे जानवी के साथ उसकी बाकी बहनों से भी शादी करनी होगी? इसके पीछे एक कारण है जो मैं तुम सबको नहीं बता सकता। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं अपनी सभी बेटियों को बहुत प्यार करता हूं और मैं उनमें से किसी को भी नहीं खोना चाहता। अगर तुम इन सब के साथ शादी कर सकते हो तो ठीक है, और नहीं तो तुम जानवी को भी भूल जाओ। माफ करना सेठ जी, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। जानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इन सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। हो सके तो मुझे भूल जाना। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन चाहकर भी जानवी और मनीष एक दूसरे को भुला नहीं पाते हैं। कब तक ऐसे उसकी याद में रोती रहोगी दीदी? हाँ दीदी, अगर इतना ही प्यार करती हो तो भाग जाओ उसके साथ। हाँ दीदी, इसमें हम आपके साथ हैं। फिर एक रोज अपनी 4 बहनों की मदद से बाइक लेकर खड़े मनीष के साथ बैठकर वहां से भाग गई। जल्दी चलो मनीष, अब हम जल्दी से चलकर शादी कर लेते हैं ताकि पिताजी हमें फिर कभी अलग ना कर पाए। तुम घबराओ नहीं, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। फिर मंदिर जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। उधर सेठ को जानवी के भागने की खबर लग जाती है। ब्याह कर जानवी मनीष के साथ अपने ससुराल आ जाती है। वहीं अपने ससुराल पहुंचकर जानवी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मनीष उसे अस्पताल ले जाता है। जैसे ये बात सेठ जी को पता चलती है, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम मेरी एक बेटी से शादी करते और ना आज उसकी जान खतरे में होती। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी 5 बेटियों की कुंडली में लिखा है कि इन 5 की शादी अगर एक पति से नहीं हुई तो इन 5 की मौत हो जाएगी, और आज तुम्हारे कारण मेरी बेटी मौत की दहलीज पर खड़ी है। अब मैं अपनी बेटियों को खो दूंगा। नहीं, मैं अपनी जानवी को कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैं 4 तो क्या 100 शादियां भी कर सकता हूं। मनीष जानवी की बाकी 4 बहनों से भी शादी कर लेता है, जिससे जानवी पूरी तरह ठीक हो जाती है और कुछ ही दिन में वो ठीक होकर घर आ जाती है। तो बहनें खुशी खुशी एक साथ अपने पति के साथ रहने लगती हैं। कोमल के पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। कोमल की शादी के लिए एक रिश्ता आया था। वो लड़के की फोटो को देख ही रही थी कि उसकी छोटी बहन शीतल वहां आ जाती है। ओहो दीदी, जीजा जी की तस्वीर। जीजा जी तो देखने में बहुत सुंदर है। शीतल, चल जाए यहाँ से, मुझे तंग मत कर। बड़े अरमानों से सुजाता कोमल की शादी करती है। वो कोमल की सास से कहती है, सुलेखा जी, मेरी बच्ची से कभी कोई भूल हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। आज से आप ही इसकी माँ हो। अरे सुजाता बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम अपनी कोमल को बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। अरे माताजी, सारे मेहमान बस में बैठ चुके हैं। डोली समय पर बसंतपुर पहुंच जाए। बिंदिया, एक काम कर, तू कोमल के साथ बैठ जा, दामाद जी रवि के साथ बैठ जाएंगे। बेचारी कोमल रवि के साथ बैठना चाहती थी, पर सुलेखा ने अपनी बेटी बिंदिया को कोमल के साथ दूसरी बस में बैठा दिया। बारात बसंतपुर पहुंचती है। बीबी जी, माँ जी ने बोला है आप अपने कमरे में आराम करो, आपका खाना कमरे में ही भिजवा देंगे। वो तुमने उनको कहीं देखा है? कौन बीबी जी?
रवि मेरे पति को? हाँ, अभी बाहर ही तो खड़े थे आपके सामने। बाहर खड़े थे पर मुझे तो कहीं नहीं दिखे। ये लो, आ गए रवि भैया। अच्छा भाभी मैं जाती हूँ, माँ जी बुला रही हैं। तुम कौन हो? अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पति रवि। लो, अभी शादी के कुछ घंटे भी नहीं बीते कि अपने पति को नहीं पहचान रही। ये क्या मजाक है, वो भी इतना भद्दा। रवि कहाँ है? मैं अभी माँ जी से पूछती हूँ। माँ जी रवि कहाँ है, प्लीज बताइए। ये आदमी मेरे साथ मजाक कर रहा है। अपने आप को रवि कह रहा है। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है, यही तो रवि है तुम्हारा पति जिससे तुम्हारी शादी हुई है। ये सब क्या हो रहा है? बिंदिया दीदी आप तो सच बोलिए। अरे कोमल, यही मेरा निकम्मा भाई रवि है। अरे तुमने इसी के साथ तो 7 फेरे लिए हैं। कोमल को दूल्हे का धुंधलाता मुस्कुराता चेहरा याद आता है। उसका सिर चकरा रहा था, वो बेहोश होने लगती है। नहीं, ये रवि नहीं है, ये मेरा पति नहीं है। ये बेहोश हो गई है, इसे कमरे में लिटा दो। चलो तब तक सब खाना खा लेते हैं, होश में आएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद कोमल को होश आता है। वो अपने पास बैठे व्यक्ति को देखकर डर कर उठती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस कमरे में से जाओ, मेरे साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। तभी सुलेखा कमरे में आ जाती है। ए लड़की, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। जब एक बार बोल दिया कि यही रवि है तो बात समझ में क्यों नहीं आ रही तेरे? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपनी माँ के घर वापस जाना है। माँ जी, लगता है इस चिड़िया के पर काटने ही होंगे। बिंदिया, जरा जाकर रस्सी ले आ। अरे नहीं दामाद जी, रस्सी को रहने दो। इसे हम ऐसे ही कमरे में भूखा प्यासा बंद रखेंगे। कुछ दिनों में अपने आप ही सोचना बंद कर देगी कि इसका असली पति कौन। सुलेखा को कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो रोती बिलखती रहती है कि मुझे घर जाने दो, मुझे माँ के पास जाने दो, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। भूखी प्यासी पूरा दिन कोमल कमरे में बंद रहती है। तभी उसे किसी के बातें करने की आवाज आती है। देखो माता जी, मैं आपके कहने पर आपका नकली बेटा बनकर यहाँ रह रहा हूँ। मुझे मेरे पूरे 50 लाख मिल जाने चाहिए, वरना मुझे भी सच्चाई उगलनी आती है कि आपने किस तरह अपने सौतेले बेटे की जगह मुझे बदलकर उस लड़की के सामने पति बनाकर खड़ा कर दिया है। दामाद जी जरा इसे समझाइए कि ये गर्मा गर्मी में कुछ उगल ना दे, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। माँ थोड़ा धीरे बोलो, कोमल सुन लेगी। कोमल दरवाजे में से बड़ी मुश्किल से बातों को सुनती है। उसे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। हे भगवान, इन लोगों ने रवि को कहाँ छुपाया है और ये सब हो क्या रहा है? मुझे सच का पता कैसे चलेगा? मुझे कुछ सोचना ही होगा। अगले दिन, भाभी जी ये माँ जी ने चाय भिजवाई है। मीनू, तुम्हें तो पता होगा रवि कहाँ है। देखो मेरी मदद करो, तुम्हें भगवान का वास्ता। अरे मीनू कहाँ मर गई? अब तक तेरे से चाय नहीं दी गई, इधर आ जल्दी। नीचे तहखाना। मीनू इतना शब्द बोलती है और भाग जाती है। आखिर मीनू क्या कहना चाहती थी? नीचे तहखाना, इसका मतलब क्या हो सकता है? कहीं इस घर में नीचे कोई तहखाना तो नहीं? मुझे पता लगाना ही होगा। कोमल, वो मोहल्ले की कुछ औरतें मुंह दिखाई के लिए आई हैं। उनके सामने जितना माँ बोले उतना ही मुंह खोलना, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बेचारी कोमल मोहल्ले की औरतों से चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। ये सब आपस में व्यस्त हैं, यही मौका है तहखाने तक पहुंचने का। माँ जी, मैं जरा वॉशरूम में साड़ी ठीक करके आती हूँ, जल्दी आना, मेहमान बैठे हैं। कोमल वॉशरूम के बहाने किसी तरह मीनू के पास जाती है। मेरे पास बस यही एक मौका है, मेरी मदद करो प्लीज। मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, मेरा विश्वास करो। मीनू कोमल को नीचे का तहखाने का रास्ता बताती है जो सीढ़ियों से जाता था। कोमल किसी तरह तहखाने में पहुंचती है, पर वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। कोमल चौंक जाती है। रवि, रवि मैं कोमल आपकी पत्नी। ये आपकी क्या हालत बना दी है इन दरिंदों ने? पर इन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? कोमल, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, पर ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। तुम यहाँ से जाओ। पर इन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? कोमल, ये मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन है। मेरे पिताजी इन लोगों की सच्चाई जान गए थे, तब उन्होंने सारी जायदाद मेरे और मेरी होने वाली पत्नी के नाम कर दी। ये देखकर इन दरिंदों ने मिलकर मेरे पिताजी का भी खून कर दिया। मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे और मेरी पत्नी को आसानी से मारकर ये लोग जायदाद हड़प लेना चाहते थे, ताकि पुलिस की नजरों में मैं शादीशुदा बन जाऊं। इसलिए मेरी और तुम्हारी शादी करवा दी। मुझे सब समझ आ गया है। उसके बाद की कहानी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आपको यहां से आजाद कर लूंगी। रवि को दिलासा देकर कोमल वापस मेहमानों के बीच आ जाती है। कोमल ने सोच लिया था कि किसी तरह
मौका है तहखाने तक पहुंचने का। माँ जी, मैं जरा वॉशरूम में साड़ी ठीक करके आती हूँ। जल्दी आना, मेहमान बैठे हैं। कोमल वॉशरूम के बहाने किसी तरह मीनू के पास जाती है। मेरे पास बस यही एक मौका है, मेरी मदद करो प्लीज। मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, मेरा विश्वास करो। मीनू कोमल को नीचे का तहखाने का रास्ता बताती है जो सीढ़ियों से जाता था। कोमल किसी तरह तहखाने में पहुंचती है, पर वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। कोमल चौंक जाती है। रवि, रवि, मैं कोमल आपकी पत्नी। ये आपकी क्या हालत बना दी है इन दरिंदों ने। पर इन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? कोमल, मुझे यहां से बाहर निकलना है, पर ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। तुम यहां से जाओ। पर इन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? कोमल, ये मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन है। मेरे पिताजी इन लोगों की सच्चाई जान गए थे, तब उन्होंने सारी जायदाद मेरे और मेरी होने वाली पत्नी के नाम कर दी। ये देखकर इन दरिंदों ने मिलकर मेरे पिताजी का भी खून कर दिया। मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे और मेरी पत्नी को आसानी से मारकर ये लोग जायदाद हड़प लेना चाहते थे, ताकि पुलिस की नजरों में मैं शादीशुदा बन जाऊं। इसलिए मेरी और तुम्हारी शादी करवा दी। मुझे सब समझ आ गया है। उसके बाद की कहानी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आपको यहां से आजाद कर लूंगी। रवि को दिलासा देकर कोमल वापस मेहमानों के बीच आ जाती है। कोमल ने सोच लिया था कि किसी तरह सच्चाई बतानी है, पर इन लोगों ने उसका मोबाइल भी अपने पास रख लिया था। एक शाम, माँ जी, मुझे यकीन हो गया है कि यही मेरे असली पति हैं। मेरी शादी इन्हीं के साथ हुई थी, पर मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने के लिए भगवान का आशीर्वाद ले लूं। मैं इनके साथ मंदिर जाना चाहती हूँ। चलो, देर आए दुरुस्त आए। रवि बेटा, जाओ बहू के साथ मंदिर हो आओ और अच्छे से भगवान का आशीर्वाद लेना। वो व्यक्ति कोमल को मंदिर ले जाता है। कोमल उसे कहती है, सुनिए, मैं जरा मंदिर की परिक्रमा करके आती हूँ, आप साथ चलेंगे? मुझे 7 बार परिक्रमा करनी है। अरे नहीं नहीं, तुम ही करो मंदिर की परिक्रमा। मैं तो थक गया हूं। मैं यहीं बाहर सीढ़ियों पर बैठा हूं, जाओ। कोमल जल्दी जल्दी मंदिर के पीछे जाती है और एक व्यक्ति से कहती है, भैया जरा 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल फोन देंगे? मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं अपना फोन घर भूल आई हूँ। हाँ हाँ, ये लीजिए। कोमल थोड़ा सा साइड में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है। कोमल की बातों को सुनकर उसकी माँ सुजाता भी हैरान रह जाती है। कोमल अपनी माँ सुजाता को समझा देती है कि अगला कदम क्या उठाना है। ये लीजिए भैया आपका फोन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल वापस घर आ जाती है और उसी शाम, ये अंदर इसी घर में इंस्पेक्टर साहब, ये लोग हैं। अरे अरे सुजाता बहन जी, आप अचानक, और ये पुलिस आपके साथ किस लिए? इन्हें मैंने बुलाया है माँ जी, ताकि आप लोगों का कच्चा चिट्ठा इन सबके सामने आ सके। आप लोग हत्यारे हो। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। कोमल, जल्दी से इंस्पेक्टर साहब को रवि के पास ले चलो। कोमल पुलिस के आदमियों को तहखाने में ले जाती है और रवि बाहर आकर सारी आपबीती पुलिस को बताता है। पुलिस सुलेखा, बिंदिया और दामाद के साथ साथ नकली पति बने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। सुलेखा और उसकी बेटी और दामाद को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उस व्यक्ति को नकली पति बनने के इल्जाम में 7 साल की सजा हो जाती है। कोमल, आज मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। इन हत्यारों को तुम्हारे कारण ही सजा मिली है। तुम्हें अपनी जिंदगी में पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूं। कोमल की हिम्मत और साहस की वजह से ही आज उसे अपना पति वापस मिल गया था। कोमल मीनू का भी धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने भी इन सबको पकड़वाने में उसकी बहुत सहायता की थी।